हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, धीरज पांडे जी हमारे साथ। धीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धीरज भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने तो 200 पार कर दिए हैं। अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है। क्या लगता है आपको कि जो मोदी जी का जादू है वो आज भी कायम है बिहार के अंदर? क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा था कि मोदी जी और नीतीश जी, बस उसके बाद कुछ नहीं। जी, सबसे पहले सभी हमारे मीडिया पैनलिस्ट बंधु, आपके चैनल के सभी दर्शक और गिरी साहब, आपको भी नमस्कार। और मेरी आवाज आ रही है जी अभी? जी जी, आ रही है जी। धीरज भाई, आ रही है, हाँ। हाँ। मैं सबसे पहले इस विजय के लिए बिहार की महान जनता, सम्मानित मतदाता, हमारे देवतुल्य सभी कार्यकर्ता बंधु, मैं सभी को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ, जीत की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और जो यहाँ की जनता ने हम पर अपना भरोसा और विश्वास पिछले 2 दशक से लगातार जो बनाया हुआ है, और इस बार तो वो भरोसा और विश्वास उन्होंने और बढ़ा चढ़ा के बहुत प्यार दिया हमको अपने मतदान के रूप में, इसके लिए उनका साधुवाद करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी मैं सभी पैनलिस्ट को सुन रहा था। एक उसमें सर थे, वो अपनी बात कह रहे थे कि खता लम्हों ने की सजा सदियों को मिली। और मैं उनके आगे की पंक्तियां हैं कि मैं कहना चाहूंगा कि ये हसरतें, ये दौलतें, ये शोहरतें, ये चाहते कभी किसी की होती नहीं है। ये हसरतें, ये दौलतें, ये शोहरतें, ये चाहते कभी किसी की रहती नहीं। कल जहां कोई और था, आज कोई और है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। कभी किसी का दौर था, आज जो दौर है ये राष्ट्रवाद का है, ये विकासवाद का है। आज विकास की नीतियां नहीं, आज विकास चलता है। विकास की बातें और वादे नहीं, जो डिलीवर करता है, जनता उसको अपना सब कुछ मानती है, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करती है, और उसको झोली भर भर के आशीर्वाद स्वरूप अपना मतदान देकर और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का कार्य करती है। पर धीरज भाई, अब कहा तो ये पिछले जा रहा है कि वोट चोरी हो गए हैं। अब तो ये दोबारा से फिर चलने लगा। आप देखिए, अब ईवीएम के ऊपर भी सवाल शुरू हो जाएंगे। सर, एक मैं उन सभी लोगों के लिए एक और शायरी कहना चाहूंगा कि कभी अपने अंदर भी झांक जाया करो, यूं इल्जाम ना आईने पे लगाया करो। अपने अंदर झांके वो लोग। एक्चुअली देखिए, विपक्ष जो है वो अपनी पूरी तैयारी, एसआईआर जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी कि उनको करना क्या है। एसआईआर जो पूरी तरह से एक संवैधानिक संस्था रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संविधान की प्रदत्त शक्तियों का के अनुरूप जो कार्य हो रहा था, एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही थी, जब इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी संवैधानिक संस्था पे जिस दिन से प्रश्नवाचक और सवालिया निशान लगाने शुरू कर दिए थे, उसी दिन विपक्ष ने अपनी भूमिका तय कर दी थी। उनको इस बात का आभास हो चुका था कि हमने तो बिहार में कभी कोई विकास किया नहीं है, कोई प्रयास किया नहीं है। तो बिहार की जनता जो है बहुत समझदार है, जागरूक है, वो हमको किसी प्रकार से मतदान देने वाली नहीं है। तो उन्होंने अपना एक तरीका इजाद कर लिया, एक उन्होंने अपनी परंपरा शुरू कर ली कि हमको लगातार इन पर उंगली उठाते रहना है, क्योंकि उनको परिणाम पहले से मालूम था कि परिणाम क्या होने वाला है। परिणाम 14 तारीख को आपके सामने है। बिहार की महान जनता ने बड़े मैंडेट के साथ हमको आशीर्वाद दिया है, और अभी हम 200 प्लस सीटों के साथ लीड कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब परिणाम फाइनल आएंगे तो ये कहीं ना कहीं 210 212 के आंकड़े पर पूरी एनडीए बैठी होगी। तो धीरज भाई, अब मैं संजीत जी आगे कह रहे आता हैं, हूँ। मनोज बैठा जी कह रहे हैं कि विकास हुए नहीं है, उसके बाद भी पता नहीं जनता ने कैसे आपको वोट दे दिया। किस चश्मे से उन्होंने देखा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2005 से जिस दिन से हमको बिहार की सत्ता मिली, हमको हाथ में अपने एक गड्ढा मिला था, एक खाई मिली थी। मैं छोटे से कुछ उदाहरण दूंगा, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, सुनिएगा। 1990 के दौर में जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हमारे पास जो हमारा सबसे बड़ा एसेट था वो हमारा झारखंड का हमारे साथ होना था। हम सभी जानते हैं कि बिहार का ही नहीं, देश के जो 40% मिनरल माइंस है वो झारखंड राज्य में अकेले हैं। जितने अच्छे पावर प्लांट है हमारे, सभी वहीं पर हैं। जितनी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं हमारी, वो सारी झारखंड में है। जब झारखंड हमसे बट गया तो 95% रेवेन्यू वाला, जो बिग रेवेन्यू देने वाला हिस्सा था, वो झारखंड में चला गया। हमारे पास 5% हिस्से के रूप में
हमारे पास जो बचा वो चट्टान की कुछ इंडस्ट्री बच गई, रेत बालू का जो इंडस्ट्री है वो बच गया, पावर प्लांट कोई रहा नहीं, इंडस्ट्री कोई बहुत बड़ी रही नहीं है हमारे पास। लेकिन आरजेडी के दौर में ये सब कुछ था। लेकिन उस दौर में क्या हुआ, आप देखेंगे तो देवघर ट्रेजरी से पैसे निकले, चाईबासा ट्रेजरी से पैसे निकले, कोडरमा ट्रेजरी से पैसे निकले, मतलब जो बढ़िया ट्रेजरी थी हमारी उसमें घोटाले का कार्य हुआ। और सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे बड़ा दुख रहा और जिससे विश्वसनीयता महागठबंधन की बिहार में कम हुई, क्योंकि उसी कांग्रेस का विरोध करके आरजेडी बिहार की सत्ता में आती है। वही कांग्रेस केंद्र की सारी संस्थाएं सारा अपना पावर लगा के उन पर चारा घोटाला, अलकतरा घोटाले में केंद्र सीबीआई के सारे केसेस दर्ज कराती है। बाद में आप जब देखेंगे कि 1995 में एक फुल मेजोरिटी की सरकार आती है आरजेडी की, लेकिन क्यों आती है अब हम इसका आकलन करते हैं। पूरे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर आई कार्ड के माध्यम से जो वोटिंग कराने का पैटर्न है 1993 से ये शुरू हुआ। जब हम 1995 तक बिहार को देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ 30 से 35% लोगों के पास वोटर आई कार्ड होता है। 90 के दौर में किस प्रकार का चुनाव होता था हमें बताने की आवश्यकता है नहीं। बूथ लूटना, बूथ कैप्चर कर लेना, गन के दौर पे, बम के दौर पे इसी तरीके का चुनाव होता था। मतदान की प्रक्रिया यही होती थी। जो जंगल राज के महानायक हैं, जो जंगल राज के दौर के नेता हैं, वो बूथ कब्जा कर लेते थे, लोगों को उनके वोटों से भी वंचित रखा जाता था। उसी दौर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटिंग आई कार्ड की परंपरा शुरू की। बाद में जब केंद्र में सरकार आती है हमारी 98, 99, 2000 में जब आप पाएंगे तो बिहार में 100% लोगों के पास वोटर आई कार्ड रहता है। बिहार की जनता ने तो उसी दिन बदलाव दिखा दिया था। 2000 का परिणाम आपको याद होगा कि किस प्रकार से लालू यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी जब 17-18 विधायकों को किडनैप कर लिया गया था। जनता ने तो बदलाव तभी तय कर दिया था कि हमको बिहार में क्या चाहिए। हमको बिहार में विनाशकारी ताकतें नहीं चाहिए, हमको ये जंगल राज के लोग नहीं चाहिए, ये गुंडे अपराधियों की सरकार नहीं चाहिए। हमको सरकार चाहिए जो विकास करे, जो बिहार को विकास की में गतिमान करे, जो विकास के पथ पे अग्रसित और जी, अग्रसर करने का काम करे। भारतीय जनता हमको वो पार्टी के सरकार विकास चाहिए की उस सरकार के परिभाषा रूप का में। जवाब मैं मुझे जरूर मेरी देना बात कह चाहूंगा। लेने हाँ दीजिए, आप बिल्कुल, सभी को संजीत सुनना, भाई मैं लेंगे आपसे। हैव हाँ सम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड। तो उन्होंने 2000 के बाद 2005 में आप आइए, देखिए जब परिणाम आए तो सबसे पहले जंगल राज के वो महानायक लालू प्रसाद यादव जी चुनाव हार जाते हैं। आगे 2005 में जब हमारा सुशासन फिट बैठता है बिहार में, हम सब कुछ डिलीवर करने लगते हैं। 2010 का परिणाम और आज का परिणाम आप देख लीजिए, बिल्कुल एक जैसा है। तब 2010 में विपक्ष के पास लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की भी सीटें नहीं रह गई थी। वो कुल 21 सीटों पे आरजेडी के लोग जीत के रह गए थे। इनके पास लीडर ऑफ अपोजिशन का भी संख्या नहीं था कि वो 24 और 25 सीट जीत पाए। ये हमारे एनडीए की सरकार के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहता है तो सदन का ये सम्मान नहीं रहता है। तब उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में आमंत्रण किया और उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में बैठाकर संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करने का काम किया, सदन की गरिमा रखने का काम किया। और साथ ही साथ जब 2005 में आप आएंगे, 2005 से 10 तक आप देखिए कि बिहार, जो इस बिहार में कुछ नहीं था, जहां पे हमको गड्ढा मिला था, खाई मिली थी। आपको मैं याद कराता चलूं कि 2005 तक बिहार में जो इलेक्ट्रिक का, जो हमारा बिजली का सप्लाई था, ये 20% से कम था। आज हम 97% से ज्यादा हैं। जो हमारा शिक्षा का दर था, 90s में आप चले जाएं तो जो स्कूल के और जो गर्ल्स हमारी थी उनका जो ड्रॉप आउट रेशियो था 78% था। 6 से 11 कक्षा तक की जो बच्चियां हैं और जो उसके ऊपर हम ग्रेजुएशन के कॉलेज में जाते हैं तो जो महिलाओं की संख्या थी 62% से ज्यादा ड्रॉप आउट रेशियो था। आप 2005 से 2015 तक की सरकार, जब केंद्र में हमारी सरकार नहीं होती है, लेकिन हमारा कमिटमेंट किस तरीके से होता है, आप इस चीज को एनालाइज करिएगा कि उस दौर में हमने स्कूल ड्रेस की योजना, साइकिल की योजना ले आके सबसे पहले अपने बच्चियों को स्कूल भेजने का कार्य किया। उनकी शिक्षा पे हमने सबसे पहले काम किया। अब मैं आता हूं महिलाओं पर। महिलाओं को देखिएगा कि सबसे पहले मेन स्ट्रीम में ले आने का किसी ने कोई काम किया तो इसी सरकार ने किया। पंचायत के चुनाव हो, नगर के चुनाव हो, 50% आरक्षण देके हमने उनको मेन स्ट्रीम में लाने का कार्य किया, जिससे हमारी महिलाएं सम्मानित तरीके से जनप्रतिनिधि के रूप में आई। और हमारा जो एक थीम था कि हमारी जो महिला होगी वो सशक्त होगी, हमने ये काम किया। 2008-9 में आते हैं, हमने जीविका जैसा वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया वर्ल्ड बैंक की सहायता से।
तब जो केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की थी, जिसने सिर्फ 1,45,000 करोड़ रुपए का मदद किया। आज ये जो मदद है 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मदद है, जिससे हमारी बहनें, हमारी मातृशक्तियां, जो जीविका की 1.5 करोड़ से ज्यादा हमारी बहनें हैं, वो उनको कहीं और नहीं जाना पड़ता, वो अपने गांव, अपने घर में भी बहुत ही शानदार तरीके से मतलब अपना एक कुल अर्निंग मिलाकर कर रहे हैं, धीरज भाई, बहुत कुल ही शानदार मिलाकर जो तरीके है से रह रहे हैं। कि आपकी जो रणनीति थी वो क्योंकि काम कर गई है, तो इसलिए आपके पास बोलने को बहुत कुछ चीजें हैं। संजीत भाई, क्या पूछना चाह रहे थे आप बता दीजिए। नहीं नहीं, मुझे देखिए, बोलने दीजिए थोड़ा, मैं बहुत कम बोला हूं, मुझे लग रहा है नहीं, आपने मुझे सबको समय दिया। आपको भी 8 मिनट पूरे बोलते हुए हो गए हैं भाईजान। नहीं, मुझे 1-2 मिनट और बोलने दीजिए, बोलिए, 1-2 चलिए, मिनट और बोलिए, बोलने बोलिए। दीजिए। और मैं बिहार के उन जनता सभी बोल रही है आपके मातृशक्ति, लिए तो। हाँ। मैं बिहार के उन सभी मातृशक्तियों को हृदय तल से नमन करना चाहता। आज मैं देख रहा था कि 63% से ज्यादा उनका मतदान हमको मिला है। बिहार के जो युवा हैं उन्होंने हमको 60% के आसपास मतदान किया है। और बिहार के युवाओं ने मतदान क्यों किया है, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण में समझाना चाहूंगा कि अब जो है, अभी मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि हम जंगल राज बार बार रिपीट करते हैं। सर, हम जंगल राज ज्यादा बात नहीं करते हैं। लालू जी ने जो किया किया, उनको छोड़ना था। लेकिन जब तेजस्वी यादव मंच पे आते हैं और वो जब नारा लगाते हैं कि सहाबुद्दीन जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद, तो हमको कहना पड़ता है कि भैया जंगल राज रिटर्न हो रहा है। जब एक युवा नेता आएगा, वो विकास की बात ना करे, इधर उधर की बेफजूल की बातें करे, और वो शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन के नारे लगाएगा, तो हमको ये कहना पड़ता है कि जब ये आएंगे तो जंगल राज रिटर्न होगा। बिल्कुल, ये बिहार तो में जिस बड़ा नारा प्रकार था के, आपका भाई, जंगल और राज जो ने तो सबसे घेर बड़ी लिया बात उसका। है, जो सबसे बड़ी बात है, मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की, तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से आशीर्वाद लेके उन्होंने अपने बिहार की चुनावी यात्रा की शुरुआत की। और इन्होंने कहां से शुरुआत की? शहाबुद्दीन के घर जाके, तस्लीमुद्दीन के घर जाके, नहीं तो उसका जो इनके खामियाजा साथ के भुगतना नेता पड़ा थे ना। वो विदेशों में मैं बिल्कुल जाके। ये धीरज भाई, इसी पर तो हम बात कर रहे हैं आज कि संचित भाई, चलिए आप अपना सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं द्विजेंद्र तिवारी जी के पास जाऊंगा। सवाल नहीं है संजय जी, सवाल साथ साथ जो विकास की परिभाषा हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, तो आज बिहार में एक भी मित्र पूरे आपके इस 20 वर्षों के शासन काल में एक भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक भी इंडस्ट्री का जगह नहीं बन पाया। आप विकास की परिभाषा बता रहे हैं, अच्छी बात है। एक भी बिहार का विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोलिएगा बीच में नहीं, मत बोलिए। एक भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय पूरे भारतवर्ष के उस मापदंड पर नहीं खड़ा हो पाया आपके इस 20 वर्ष के शासन काल के बाद। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तीसरी बात, एक भी ऐसा हॉस्पिटल जो बिहार सरकार ने तैयार किया हो, एक भी ऐसा हॉस्पिटल जो एम्स के दर्जे के बराबर हो, आपने तैयार किया हो 20 वर्षों में, तो बता दीजिएगा। अच्छा संजीत भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक महागठबंधन में थे, ये जंगल राज का आरोप आपके ऊपर नहीं था। ये जंगल राज का आरोप जिसके ऊपर था वो आपके सामने है, और आप ये कह रहे हैं कि ये मुद्दे थे। मैं आपको कह रहा हूं कि पब्लिक को तो जंगल राज से ही डर लग गया, तो आपके मुद्दे तो मुद्दे ही रह गए। आपको तो अकेले लड़ जाना चाहिए था, क्योंकि जब आपकी बन नहीं रही थी और जो स्थितियां थी, लास्ट तक आप लोग लड़ते ही रह गए, और बहुत बाद में आके फिर फ्रेंडली फाइट में आ गए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चर्चा थी। तो आप कैसे इस चुनाव को ये कह के अब नकार सकते हैं कि यहां पर जनता के लिए कुछ बना ही नहीं है? जनता ने अपना आपके हर मुद्दे को नकार कर मत का प्रयोग कर कर दिखा दिया कि एक तरफा, इसे कहते हैं एक तरफा मतदान, मतलब आपकी किसी भी बात को उन्होंने सुना ही नहीं है। और संजय जी, हाँ, निश्चित रूप से जो आप बात कह रहे हैं, प्रथम दृष्टिया वह स्पष्ट रूप से वो बात सत्य प्रतीत होता है। लेकिन साथ ही साथ जिन बातों की चर्चा मैं कर रहा हूं, जिन बातों की चर्चा हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कर रहे हैं कि हमने 20 वर्षों में विकास कर दिया, नहीं अब तो 25 वर्षों की बात होगी। अब यही सेम बात अगले 5 वर्ष के बाद आएगी, जो मुझे लगता है। द्विजेंद्र भाई, चले मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ, आप विकास की यात्रा कर रहे हैं। हाँ, तो निश्चित रूप से बिहार के बारे में, उन विकास के जो धरातल पर जो विकास हुआ है, मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल ये बात आएगी, मैं आएगी संजीत भाई, ये बात आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी। ये बात अब 5 साल के बाद आएगी, अब नहीं आएगी। अब तो आप बोलते रहिए, अब 5 साल के बाद आएगी। मैं द्विजेंद्र भाई के पास आ रहा हूं, मनोज भाई, क्योंकि सबको समय दिया और समय बिल्कुल वो है, फिर भी एक एक लाइन आपसे लूंगा। मैं द्विजेंद्र जी से 2-3 चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर बात कर लेता हूं।
दुजेंद्र भाई देखिए, ये कोई भी अभी मानने को तैयार नहीं है कि इस जंगल राज का तोड़ क्या था। इस जंगल राज का तोड़ तो ये होना चाहिए था भाई, किसी को तो सामने आके बताना चाहिए था कि मेरी सूची स्वस्थ है, एकदम स्पष्ट है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है। जिस जंगल राज की आप बात कर रहे हो वो झूठी है और वो एकदम एकदम नकारी जा सकती है। लेकिन आप इन चीजों का जवाब दीजिए जो बात संजीत जी ने कही कि ये मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दे तो तभी गौण हो गए जब आपके ऊपर इतना बड़ा ठप्पा लगा जंगल राज और आप कुछ बता ही नहीं पा रहे। आदमी के अंदर तो डर बैठा हुआ है और आप कह रहे हैं कि यहाँ महाविद्यालय बनेगा, वो कह रहा है पहले मैं जी तो लूं, महाविद्यालय में तो जब जाऊंगा। आप इस चीज को समझ ही नहीं पाए अभी तक भी। आप देखिए, रणनीतिक देखी जाए तो रणनीतिक चाणक्य अमित शाह साबित हुए दुजेंद्र जी, क्योंकि उन्होंने तो एक पूरी की पूरी रणनीति बनाई, उसका नतीजा है सामने आया। दूसरी चीज, तेजस्वी और राहुल की जो जुगलबंदी थी उस पर लगातार सवाल खड़े रहे, जिसकी हम बात ही कर रहे हैं। उसके अलावा एक और थी कि अब जो है, क्योंकि जन स्वराज जैसी पार्टी आई, उसने वास्तव में वहां पर लोगों में जागरूकता पैदा की, खासकर वोट को लेकर। लोग वोट देने के लिए निकले, इस तरीके के उन्होंने बहुत सारे अभियान भी चलाए, वो हैं। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो भी चूक कर गए, वो भी नहीं समझ पाए, क्योंकि वो सत्ता बनाने के लिए नहीं थे, वो सत्ता में नहीं आ सकते थे। तो इसलिए लोगों को लगा कि यार इनको देकर क्या फायदा, इससे अच्छा तो कभी जंगल राज वापस ना हो जाए। क्योंकि जंगल राज पर वो भी बहुत कुछ बता नहीं पाए, विजन नहीं दे पाए कि मैं